वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 12th है। क्लास 12th यूनिट फर्स्ट में जो आप लोगों को पता होगा इसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यानी एक जगह स्थिर रहना। वैद्युतिकी को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग एक बात याद रखना, वैद्युतिकी वैद्युतिकी भी और विद्युत की भी यानी दोनों समान होते हैं। यानी एक चीज़ याद रखना, विद्युत और विद्युत दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नेम चैप्टर का क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र दिया होता है, या विद्युत आवेश दिया होता है, या फिर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है। आप इससे टेंशन ना लें, चैप्टर का नेम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र ही होगा। आगे चलते हैं। इस नोट्स में मैं हेडिंग को हैज से लिखूंगा। टोटल हेडिंग हमारे पास इस चैप्टर में कितनी है? 21 यानी 21। और हम अब पहली हेडिंग की ओर चलते हैं। स्थिर वैद्युत विज्ञान। देखो, स्थिर यानी कि पहले ही पता लग रहा है यूनिट हमारी जो है वो स्थिर वैद्युत की है। तो स्थिर का मतलब क्या हुआ? एक जगह स्थिर रहना यानी स्टैटिक। वैद्युत विज्ञान तो हम किस तरह परिभाषा करेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। यानी आवेश क्या होता है? स्थिर रहता है। आवेश दो प्रकार का होता है ना, प्लस और माइनस। ये आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, और उसके बाद है ना आप लोग इसे 12th क्लास में रिवीजन में देख रहे हैं। अब देखो, आप स्थिर वैद्युत विज्ञान एक बार और परिभाषा बता देता हूँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहते हैं। क्लियर? नो डाउट। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आप लोग, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्थिर का मतलब जहाँ पर आवेश स्थिर रहता है। वैसे भी आप लोग देखो, यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। तो आप लोग इस यूनिट में जो भी पढ़ेंगे, यानी आप लोग जो भी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे उन वस्तुओं पर आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आप लोग याद रखना, अगर आप लोग इस चीज़ के नोट्स चाहते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में तो आप लोगों को इस वीडियो में तो समझाऊंगा। अगर आप लोग इसके नोट्स चाहते हैं तो आप फ़ोन पे से 10 रुपीज़ पर वीडियो इस अकाउंट पर पे कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अदर एप्लीकेशन के थ्रू इसके नोट्स सेंड कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी जो हेडिंग आप लोगों की वह है विद्युत आवेश। दूसरी हेडिंग हमारे पास क्या है? विद्युत आवेश। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि नंबर क्या है? 8755084148। 8755084148। ओके, आगे चलते हैं। विद्युत आवेश। देखो, आवेश, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु के अंदर हम कोई ऐसा गुण डाल दे ताकि यह वस्तु या तो आकर्षण का गुण उत्पन्न करना शुरू कर दे, या फिर क्या करना शुरू कर दे? प्रतिकर्षण। तो जो भी हमने गुण इसके अंदर डाला वो हमारे पास क्या होगा? विद्युत आवेश होगा। या फिर आप लोग परिभाषा कैसे दे सकते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण व प्रतिकर्षण का कार्य करना शुरू कर दे, या फिर चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोलते हैं। आवेश के बारे में आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक, एक हमारे पास कैसा होता है? ऋणात्मक। धनात्मक को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और इसको ऋणावेश को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव भी कहते हैं। आप लोग याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश के प्रकार ज्ञात किए, यानी आवेश की एक सही तरीके से डिवाइडेंट किया। डिवाइडेंट कैसे? एक तो पॉजिटिव बताया, एक माइनस का यानी नेगेटिव बताया। आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आवेश के गुण। आवेश के गुणों के बारे में देखते हैं। आवेश के गुण कैसे कैसे हैं? आवेश के टोटल 5 गुण होते हैं। हम पहले गुण को देखते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का मतलब है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस।
अगर दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं तो वे हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्लस का हुआ एक माइनस, यानी दोनों अलग अलग प्रकार के अगर आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक बार और बता देता हूं, यानी अगर आप लोग लाइक चार्जेस ले रहे हैं यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, यानी दोनों एक समान या फिर आप कह सकते हैं सजातीय आवेश हों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अगर एक प्लस और एक माइनस यानी विजातीय या फिर आप लोग अनलाइक बोल सकते हैं, यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्लियर? दूसरा जो गुण है वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, एक बात याद रखना, जहां भी आप लोग संरक्षण वर्ड देखें तो आप लोग एक बात याद रखें कि आवेश या फिर कुछ भी क्वांटिटी हो या फिर कोई भी राशि हो तो हम कहेंगे न तो हम इस राशि को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इस राशि को खत्म कर सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं, परंतु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतर कर सकते हैं। तो फिर आप आवेश के संरक्षण की परिभाषा कैसे देंगे, यानी आवेश चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यानी आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह हमेशा नियत रहता है और से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आवेश का संरक्षण क्या कह रहा है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, देखो आप लोग ध्यान दो इस चीज पर। आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु पर टोटल आवेश क्यों है, टोटल आवेश कितना है, क्यों। याद रखना, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। और आवेश का याद रखना मात्रक इसका कूलाम होता है। क्या मात्रक होता है इसका, कूलाम। सी से प्रदर्शित करते हैं कूलाम को। और हाँ, एक बात और याद रखना, आवेश का अगर एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो एसआई मात्रक तो आपका कूलाम होगा, जबकि अगर आपको है ना सीजी, अगर सीजीएस पद्धति में आपको मात्रक पूछ लिया तो वो होता है स्थैतिक कूलाम। क्या होगा, स्थैतिक कूलाम। याद रखना क्या होगा, स्थैतिक कूलाम। सीजीएस पद्धति में कभी कभी है ना बड़े बड़े पेपरों के, यानी जो कंपटीशन टाइप के पेपर होते हैं या फिर कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, स्थैतिक कूलाम। तो मैं बात कर रहा था आवेश की योज्यता की। अगर हमारे पास कोई वस्तु है उस पर टोटल आवेश कितना है, क्यों है, तो याद रखना अगर उसके हम टोटल टुकड़े कर लें तो उनके टुकड़ों पर यानी अलग अलग अवयवी भागों पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 एन आवेश हो तो टोटल किसके बराबर हो, क्यों की। या फिर आप लोग कह सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उसके अवयवी आवेश के योग के बराबर होता है। समझ आ कि नहीं। या फिर आप ध्यान दो इस चीज़ पर, किसी भी वस्तु के ऊपर जितना भी आवेश होगा वो उसके अलग अलग भागों के कुल आवेश के योग के बराबर होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट जो है वो है आपका वेग का प्रभाव। वेग का प्रभाव, याद रखना आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ये जो आपका आवेश है इसे आप कितनी भी स्पीड से चलाओ, कितनी भी कम स्पीड से चलाओ, ज़्यादा स्पीड से चलाओ, कितना भी वेग दो आपको, इसको इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं नो इफेक्ट, यानी चार्ज पर, आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका आवेश का क्वांटीकरण। याद रखना क्वांटीकरण आवेश का सबसे बेस्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण। और हम लेकर चलते हैं, देखो क्या बताया इसमें बताया गया कि अगर आपके पास कोई वस्तु है और उस पर कुछ भी आवेश है, चाहे कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो आवेश होगा ये हमेशा एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे कि मैं कहूँ आप लोगों को कि एक कमरे में 10 बच्चे बैठे हैं, या तो मैं 10 कहूँगा या फिर मैं 11 कहूँगा या 12 कहूँगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पूर्ण गुणांक कहूँगा यानी पूर्णांक कहूँगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता 5.5 बच्चे, 10.5 बच्चे। तो इसी प्रकार ना आवेश ना हमेशा किसी भी वस्तु पर एक पूर्ण गुणांक के रूप में रहेगा और एक मूल आवेश का गुणांक होगा। जो मूल आवेश होगा उस मूल आवेश को मैं कह सकता हूँ ई, और ई का मतलब है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
ई का मतलब कितना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और जो हमारे पास एन का मान हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके का रहेगा। एन मतलब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आवेश का क्वांटीकरण क्या कह रहा है? आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित होता है तो वह सदैव एक पूर्ण गुणांक के रूप में रहता है। पूर्ण गुणांक जो होगा वो किसी मूल आवेश का होगा, और मूल आवेश हमेशा E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, समझ गए होंगे। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है, क्योंकि मैं चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, आप लोग है ना ध्यान से देखिए, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ देखते हैं। आवेशन, आवेशन का मतलब होता है चार्ज करना, यानी किसी वस्तु को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं, 3 तरीके होते हैं आवेशन की विधियों के। पहला है चालन विधि, चालन विधि। दूसरा जो है आपका वो है प्रेरण विधि, और जो तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का, जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है घर्षण विधि। क्या आपका तीसरा पॉइंट? घर्षण विधि। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, आप ध्यान दें इस चीज पर। पहले हम चालन विधि को लेकर चलते हैं। मान लो हमारे पास कोई वस्तु एक आवेशित है जिस पर किसी एक प्रकार का आवेश है, एक हमारे पास अनावेशित है यानी जिस पर कोई भी प्रकार का आवेश नहीं है। याद रखना, आवेशित वस्तु पर या तो प्लस प्लस का आवेश होगा या फिर कैसा होगा, माइनस माइनस का आवेश। अगर मैं किसी चालन तार के द्वारा इन दोनों को जोड़ दूं तो कुछ समय बाद इनकी स्थिति ऐसी होगी कि ये भी प्लस प्लस की होगी और ये भी कैसी होगी, प्लस प्लस की होगी। तो जिस विधि के द्वारा हमने इन दोनों को आवेशित किया है तो विधि क्या होगी, चालन विधि। चालन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर है ना चालक तार का प्रयोग किया जा रहा है। अब बात आती है प्रेरण विधि की। प्रेरण विधि में क्या होता है, इसमें एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी वस्तु इसमें अनावेशित होती है। हम पहले क्या करते हैं, इस वस्तु को इसके पास में रखते हैं, क्योंकि देखो आप लोग ध्यान रखना, जो भी अनावेशित वस्तु होगी उसके अंदर जितना प्लस का आवेश होगा उतना ही माइनस का होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और उसके बाद कितना आवेश बचेगा, 0। तो जब हम इसको इसके पास रखेंगे तो कुछ देर बाद स्थिति कैसी होगी, स्थिति ऐसी होगी कि प्लस वाली वस्तु पर तो कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, इस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि माइनस वाली पर कैसा पड़ेगा, या प्लस वाला माइनस वाला को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और प्लस वाले को दूर तक भेज देगा। जब हम इसको अर्थिंग कराएंगे, अर्थिंग का मतलब पृथ्वी के संपर्क में कराएंगे, तो जो हमारे पास प्लस का आवेश होगा वो पृथ्वी में समा जाएगा, बचा कितना, माइनस का। तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, स्थिति कैसी हो जाएगी हमारे पास कि जो प्लस वाली वस्तु थी वह तो प्लस की रहेगी, उस पर तो कोई फैक्ट पड़ना नहीं है, और जो हमारे पास दूसरी वस्तु थी वह एकदम विपरीत आवेश से आवेशित हो जाएगी। याद रखना, इस विधि में हमेशा जो वस्तु आवेशित कर रहे हैं वो दूसरे आवेश से आवेशित होगी। यानी अगर हमारे पास पहली वस्तु प्लस प्लस की थी तो दूसरी वस्तु हमारे पास कैसी होगी, माइनस माइनस की होगी। बाई चांस अगर हमारे पास ये माइनस की होती तो ये कैसी होती, प्लस की होती। ओके, आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं घर्षण विधि पर। घर्षण विधि देखते हैं। घर्षण विधि में क्या होता है, 2 अनावेशित वस्तुएं लेते हैं। अनावेशित का मतलब ना तो ये चार्ज होती है ना ये चार्ज होती है, ना तो ये आवेशित होती है और ना ही ये आवेशित होती है। जब एक दूसरे को हम क्या करते हैं, रब्ड करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद कैसी स्थिति होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये भी आवेशित हो जाती है, और एकदम इसके विपरीत कैसी होगी, माइनस की आवेशित हो जाती है। याद रखना, सिर्फ चालन विधि ही एक ऐसी विधि है, यानी चालन विधि ही एक ऐसी विधि है जिसमें प्लस प्लस की वस्तु है तो दूसरी भी वस्तु प्लस प्लस की ही आवेशित होगी, जबकि प्रेरण विधि में उसके विपरीत होगी, और जो घर्षण विधि है उसमें भी उसके क्या होगी, एकदम विपरीत होगी। ओके, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कूलाम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखो, कूलाम के नियम में क्या बताया गया कि अगर हमारे पास 2 आवेश हैं, Q1 आवेश, एक हमारे पास कितना है, Q2 आवेश, और ये है ना R दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के मध्य एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करने लगता है। कौन सा बल बता, स्थिर
वैद्युत बल कार्य करने लगता है। जो बल है ना, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बार और ध्यान दो, जब कोई दो आवेश r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य एक बल कार्य करने लगता है। उस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कार्य, उस स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। वो यानी से हम अगर ऐप से प्रदर्शित करें तो जो बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यानी हमारे पास है ना, ये समीकरण फैली हुई, ये समीकरण दूसरी हुई, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक लिया जाए वो K होगा Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर। तो प्रयोगों से देखा गया कि इस K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, इस K का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। पहली बात तो आपका कूलम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप लोग देखो, जो K बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब देखो इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया, K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। दूसरी बात, इस शॉर्ट में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी अब बात आई, आपको पता 1 भी एक कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0। बहुत बार इसको एप्सिलॉन नोट भी कहते हैं। और अब इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट एक कांस्टेंट होता है, इसका मान 8.85 गुणा 10 की पावर 12 होता है, -12। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आपका देखो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि देखो K का मात्रक अगर यह है तो इसका उल्टा हमारे पास एप्सिलॉन 0 का यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? आप लोगों को इसका मात्रक जरूर याद रखना है, यानी एप्सिलॉन 0 का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसका मात्रक जरूर याद रखें। यानी अगर K का मान इतना होता है तो आप इसका मात्रक इसका उल्टा करके यानी कूलम स्क्वायर ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके नीचे याद रख सकते हैं। रही बात विमा की, आपको कभी कभी इसकी विमा भी पूछ ली जाती है। तो कूलम की विमा होती है 80, तो हमारे पास 80 स्क्वायर होगा। न्यूटन की विमा होती है, अगर आपको पता हो, mLt की पावर -2 और मीटर स्क्वायर कितनी होती है, L स्क्वायर। तो टोटल विमा कितनी होगी, m की पावर -1, L 3 हो गए तो 3 ऊपर चल जाएंगे, L की पावर -3, T की पावर -2 और 2 कितने हो जाएंगे, T की पावर हो जाएगी 4 और A की पावर कितनी होगी 2। ये टोटल इसकी क्या होगी, फाइनल विमा होगी। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हाँ, मैं एक बात आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं फ़िलहाल इस नोट्स में यानी इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सिर्फ समझ सकते हैं। तो आप लोग नोट्स परचेज ज़रूर करें। और नोट्स परचेज करने के लिए आप लोग है ना, मैंने अभी बताता आपको कि फ़ोनपे के थ्रू 10 रुपीज़ पर वीडियो आप है ना पे करें। पे अकाउंट क्या था, 8755084148। आप जब इस वक्त पे करेंगे तो आप फिर है ना व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या किसी भी मैसेंजर के थ्रू आप है ना मेरे से नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैं आपको PDF में नोट्स दे दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जब पेपर की प्रिपरेशन करेंगे या फिर अपने खुद के सेल्फ नोट्स डिज़ाइन करेंगे या फिर आप है ना कॉपी में लिखोगे, तो आप लोग नोट्स देख कर ही लिखना, क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग जैसे ही ये वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स क्लियर।